The plane EM wave of frequency 30 MHz travels in a free space along x direction. The electric field component of a wave at a particular point of space and time. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो 6 वोल्ट पर मीटर है वाई डायरेक्शन की तरफ। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट पूछ रहे हैं कितना होगा और किस तरफ होगा। तो पहले आप ये देखो कि वेव जा रही है एक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वाई की तरफ, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो जेड की तरफ होगा। कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द वेव। किसी इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा ई बाई सी। ई आपको कितना दिया 6 वोल्ट पर मीटर और सी है 3 × 10⁻8, तो ये आपका आ गया 2 × 10⁻−8 टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। और डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर? तो आपका आंसर मिलेगा डी पार्ट। एज्यूम दैट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको उसका ग्राफ दिया हो वर्सेस मास नंबर। ये ग्राफ दिया है आपको, ये मास नंबर है और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एम में। ठीक। कंसीडर ए न्यूक्लियस ऑफ मास 110। ए वैल्यू जो है वो मास नंबर 110 दिया, उसका न्यूक्लियस कंसीडर करना है और उसका फिशन होना है उस न्यूक्लियस का 2 फ्रेगमेंट्स में, इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली बी द मास नंबर ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियाई टू रिलीज एनर्जी इन फिशन। तो 110 से टूट के वो क्या क्या बनाए, कितने 110 से 2 पार्ट्स में टूटना है उसको एक्स और वाई में, तो किन 2 पार्ट्स में किन 2 मास नंबर्स में ब्रेकअप हो ताकि एनर्जी रिलीज हो। ठीक। तो 110 जो लाई करेगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ये 70 और 120 है तो यहाँ कहीं 110 लाई करेगा, और 110 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 6 है। ठीक। इसका मतलब वो ऐसे पार्ट्स में टूटे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही हो। जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तब जो है वो रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक। तो 110 से लेकर 70 तक की तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 ही है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ के पीक मैक्सिमम हुई है 8 कितने पे 50 पे और फिर घटना शुरू हुई है। तो पहले ज़रा ये देखते हैं कि ये क्रूशियल पॉइंट क्या है जिसकी फिर से 6 हो गई। ठीक। तो ज़रा ये 2 ट्राइंगल अगर हम देखें ढंग से देखना, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक। तो ज़रा समझना, ये पूरी साइड कितनी है? ये पूरी साइड है आपकी 8 - 3 5 अपॉन ये छोटी वाली साइड कितनी है? तो ये छोटी वाली साइड है 8 - 6 यानी 2 इज इक्वल टू ये पूरी साइड कितनी है? ये पूरी साइड है आपकी 50 अपॉन ये साइड कितनी है? तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ये साइड कितनी है? x, तो 50 अपॉन x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, यानी ये 20 है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 30 बचेगा, 50 में से 20 गया 30 बचेगा। ठीक है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि 110, जब 110 था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी 6 थी, और अगर वो 2 पार्ट्स में टूट रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़नी चाहिए, तो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 6 से ज़्यादा की जो रेंज है वो 30 से लेकर 70 तक है। तो कहने का मतलब ये है कि 110 को आप तोड़ो तो 2 पार्ट्स में जब कन्वर्ट हो वो 2 पार्ट्स 30 और 70 के बीच में अगर लाई करें तो बेस्ट है। 30 और 70 के बीच में लाई करें तो बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स की जो जो 2 पार्ट्स 30 और 70 में लाई करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 110 को अगर आप तोड़ो तो आप कह सकते हो 60 और 40, 60 और 50, 60 और 50 ये भी 30 और 70 के बीच में लाई कर रहे हैं, उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे ज़्यादा होगी तो एनर्जी लिबरेट होगी। आप 50, आप 55 और 55 भी कह सकते हो, आप 40 और 70 भी कह सकते हो। ठीक। तो इन सब में जो एनर्जी है वो लिबरेट ही होनी है। तो देखते हैं जरा क्या क्या आंसर बनेंगे। तो एक तो 55 और 55 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक 70 40 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। 100 और 10 का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, और 90 और 20 में भी एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। तो इसके 2 आंसर बनेंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। A radioactive material decays by simultaneous emission of two particles with respective half-life 620 years and 810 years। आराम समझना है, एक कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ए और उस 2 तरह से वो डिके कर रहा है।
ठीक, दो तरह से डिके कर रहा है, एक की जो हाफ लाइफ दी है, एक का लैम्डा 1 कह देता हूँ और एक लैम्डा 2, दोनों तरह से डिके कर रहा है। तो एक की जो हाफ लाइफ दी है टी हाफ, वो आपको दी है 1620 ईयर्स, और दूसरे की जो टी हाफ लाइफ दी है आपको, वो आपको दी है 810 ईयर्स। और साफ दिख रहा है कि इसकी जो हाफ लाइफ है पहले हाफ लाइफ की डबल है। ठीक, हाफ लाइफ होती है ln2 बाई लैम्डा, तो इसकी हाफ लाइफ डबल है पहले वाली से, इसका मतलब इसका डिके कांस्टेंट आधा होगा। तो अगर मैं इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा मानता हूँ तो इसका डिके कांस्टेंट कितना होगा, 2 लैम्डा, जस्ट डबल। जब डिके का रेट डबल होगा, डिके कांस्टेंट डबल होगा, तभी हाफ लाइफ क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो ये टाइम पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद जो मटेरियल है वो 1/4 रह जाता है। तो जब भी कोई ए मटेरियल जो है वो कई तरह से डिके कर रहा है तो उसका जो नेट डिके कांस्टेंट होता है वो सिंपली होता है सबका सम, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अगर ये तीन तरह से डिके कर रहा होता तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 हो जाता। ठीक, तो इसका जो डिके कांस्टेंट आ रहा है वो 3 लैम्डा आ जा रहा है। अगर हमने इसको लैम्डा माना है तो ये 2 लैम्डा हो गया, नेट कितना हो गया, 3 लैम्डा। अब पूछ रहे हैं कितने टाइम में ये 1/4 हो जाएगा। तो जरा इसकी एवरेज नेट डिके कांस्टेंट आपने फाइंड कर लिया, तो इसकी नेट हाफ लाइफ भी काउंट करते हैं, नेट हाफ लाइफ दोनों डिके एक साथ काउंट करने के बाद। तो ये हो जाएगी ln2/3 लैम्डा। ln2 अपॉन लैम्डा जो है वो 1620 है, तो ये हो जाएगा 1620/3, 540 ईयर्स। अब कितने टाइम में 1/4 रह जाएगा, तो 540 साल में तो आधा बचेगा, और अगले 540 साल में और आधा खत्म हो जाएगा तो आधा बचेगा, यानी 1/4 बचेगा दो हाफ लाइफ में। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। The recoil momentum of hydrogen atom due to the transition of an electron from n is equal to 4 state to n is equal to 1। n is equal to 4 से कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, n is equal to 1 में। ज़रा एनर्जी लेवल्स देखें, ये 2 होगा, n is equal to 2, यहाँ कहीं n is equal to 3 होगा, और यहाँ पे कहीं n is equal to 4 होगा। तो इसके बीच में एनर्जी जो गैप होता है वो आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसके बीच में जो होता है वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके बीच में जो होता है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जब सीधे 4 से 1 में आएगा तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो आपकी हो जाएगी 10.2 प्लस 1.89 प्लस 0.67, इनको हम ऐड करके नेट एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक, जरा ढंग से समझना, ये हाइड्रोजन एटम था जो हायर एनर्जी स्टेट में था, जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो यहाँ से ही रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर ये रेस्ट में था तो नेट मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहेगा, तो जितना इस फोटोन का पॉजिटिव मोमेंटम होगा उतना ही ये हाइड्रोजन एटम नेगेटिव मोमेंटम गेन करेगा। यानी हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और फोटोन के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो अगर कोई पूछे हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम कितना होगा, तो वही होगा फोटोन का मोमेंटम, और वो होता है E/c। क्लियर, एनर्जी जो आप निकालोगे इन सबको जोड़ के वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी, उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, जूल में। कैसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और फिर किससे डिवाइड कर देना है, स्पीड ऑफ लाइट से, देन यू विल गेट द आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 220 kg पर किलोमोल। एक मोल का वेट 220 ग्राम्स होगा, तो एक किलोमोल का वेट 226 kg होगा। ठीक, the number of atoms that will decay from its 1 gram sample per second will be, पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके कर जाएंगे वो आपसे पूछा है, यानी बेसिकली आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिके। ठीक है, पर सेकेंड जो डिके करेंगे वो रेट ऑफ डिके माइनस dN/dt आपसे पूछा गया है, और माइनस dN/dt जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू एन। तो हम लैम्डा फाइंड करेंगे हाफ लाइफ से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे 1 ग्राम में वो हम फाइंड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, उसके एटॉमिक वेट से। ठीक, तो आराम से समझो कैसे करना है, पहले लैम्डा फाइंड करते हैं। तो जो टी हाफ होता है आपका, वो आपका होता है ln2 बाई लैम्डा। सो योर लैम्डा विल बी ln2 बाई टी हाफ। ln2 कितना है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया है, 1620 ईयर्स। ठीक है, क्या है ये, ईयर्स, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में। तो इंटू 365
इंटू 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब भी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे फोकस ना करके पावर्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपने पावर्स भी फाइंड कर ली सही तो उसी से आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका आ गया लैम्डा। अब एन कैसे फाइंड करेंगे तो आराम से समझना है आपको। नंबर ऑफ, तो 226 ग्राम्स में होंगे 1 मोल, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na अपॉन 226। Na की वैल्यू आपको दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 226। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई n की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। तो यहाँ से लैम्डा पुट करना है, यहाँ से n को पुट करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, रेट ऑफ डिके मिल जाएगा। पर सेकंड कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब इसी में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइड किससे करना है, 226 से। ठीक, तो अब थोड़ा सा पावर्स में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको कि कितनी पावर्स लगोगी ये बन जाएंगी। तो कैलकुलेशन आपके साथ रहा। ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा ए डिकेज इनटू अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट बी ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा बी। ये क्वेश्चन बेसिकली सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का है। ए जो है वो डिके हो रहा है बी में, और जो बी है वो भी फर्दर डिके कर रहा है। ए का डिके कांस्टेंट लैम्डा ए है और बी का डिके कांस्टेंट लैम्डा बी है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, इनिशियली द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए वाज एन नॉट एंड बी वाज एब्सेंट इन द सैंपल। इनिशियली स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं एन नॉट और बी के होते हैं 0। ठीक, फिर आपसे पूछ रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ बी इज फाउंड एट टी इक्वल, इस टाइम पर जो बी के न्यूक्लियाई हैं वो मैक्सिमम मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर होगा कितना वो आपसे पूछ रहे हैं, आराम समझना। तो बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लिया टी इक्वल टू टी पे, ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लिया है एन ए और बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लिया है एन बी। ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो डी एन बी बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, तो जो बी है, बी के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक तरफ से तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरी तरफ से डिक्रीज हो रहे हैं, एक तरफ से इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ से डिक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज होने का रेट जो होगा वो होगा लैम्डा ए एन ए, यानी जिस रेट से ए के न्यूक्लियाई डिकी करेंगे उसी रेट से बी के न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। तो ये ए के न्यूक्लियाई के डिके होने का रेट है या फिर बी के न्यूक्लियाई के प्रोड्यूस होने का रेट है। ठीक, तो बी के जो न्यूक्लियाई हैं वो इस रेट से प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक, डिके किस रेट से हो रहे होंगे, तो वो होगा लैम्डा बी एन बी, इस रेट से बी के न्यूक्लियाई डिके हो रहे होंगे। तो नेट जो होगा वो ये आ जाएगा, डी एन बी बाई डी टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, ये है प्रोडक्शन का रेट इसलिए ये पॉजिटिव है, और ये है डिके का रेट इसलिए ये क्या है आपका नेगेटिव है। क्लियर। और अगर आप ये कहो कि वो टाइम जिस पे बी के न्यूक्लियाई मैक्सिमम होंगे, तो अगर बी के न्यूक्लियाई मैक्सिमम है, इफ एन बी इज मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम है, इसका मतलब उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा डी एन बी बाई डी टी वो आपका 0 होगा। क्लियर। 0 होने का मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब ये हुआ कि लैम्डा ए एन ए किसके बराबर है आपका, लैम्डा बी एन बी के बराबर है। तो एन बी आपसे पूछा गया, एन बी कितना होगा, तो एन बी आपका आ गया लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी इंटू एन ए। ठीक, इंटू एन ए। अभी एन ए क्या होगा, तो जो ए के न्यूक्लियाई हैं वो लैम्डा ए से डिके कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए होगा वो आपका हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, यही तो होगा। जो ए के रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचे होंगे उनका नंबर कितना होगा, तो इनिशियली कितने थे ए के एन नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी, और लैम्डा कौन सा यूज़ करेंगे, ए का। तो जो एन ए है वो आपका आ जाएगा एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी। क्लियर, ये होगा एन बी। अब टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो इसमें, टी की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में दे रखी है, किस टाइम पे, 2 ln 2 अपॉन लैम्डा ए, इस टाइम पे। तो टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी आपका आ रहा है लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी इंटू एन नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। टी कितना है, टी है 2 ln 2 ओवर लैम्डा ए, ये भी लैम्डा ए ये भी लैम्डा ए।
तो लैम्डा ए से लैम्डा ए कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका आ गया एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस एल एन 4। इसको नीचे लेके आएंगे तो ई रेज़ टू पावर एल एन 4 हो जाएगा, ई और एल एन ये दोनों खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी एन नॉट। इसको पहले नीचे ले आते हैं, तो नीचे लाके बन जाएगा ई रेज़ टू पावर एल एन 4। ई और एल एन आपस में खत्म हो जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा 4। तो आपका आंसर आ गया लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी इंटू एन नॉट बाई 4। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। बी के मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, वो इतने होंगे, किस टाइम पे होंगे वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। A bond containing 200 gram carbon 14 has a beta decay rate of 375 decay per minute. Calculate the time that has elapsed since the death of the living one. Given the rate of decay for a living organism is 15 decay per minute per gram of carbon, और हाफ लाइफ भी दी हुई है। अगर कोई लिविंग पर्सन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर कार्बन 14 का जो डिके रेट है वो आपको दिया 15 डिके पर ग्राम ऑफ कार्बन 12 पर मिनट, और जो बोन मिली है आपको उसका में जो डिके रेट दिया वो कितना दिया है, तो ये आप मान सकते हो आर नॉट, ये मान सकते हो कि इनिशियल डिके रेट है, जब ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा तब का डिके रेट है। फिर जब डेड होना शुरू हो जाएगा तो कार्बन 14 का अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो डिके रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म का की जो बोन मिली है उसमें डिके रेट कितना है, तो 375 डिके पर मिनट है 200 ग्राम की बोन में, तो पर ग्राम कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपको मिल जाएगा आपको 1.875 डिके पर ग्राम पर मिनट। क्लियर, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया होगा उसको वही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ढंग से समझना है, इनिशियल कितना है 15 डिके पर ग्राम पर मिनट, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 7.5 डिके पर ग्राम पर मिनट, एक और हाफ लाइफ के बाद 3.75 डिके पर ग्राम पर मिनट, और एक और हाफ लाइफ जाएगी तो ये आ जाएगा 1.875 डिके पर ग्राम पर मिनट, और यही डिके मिल रहा है। यानी कितनी हाफ लाइफ चलेगी, 1 2 3 हाफ लाइफ, यानी उस बोन का जो टाइम होगा, डेथ का जो टाइम होगा वो 3 हाफ लाइफ पहले हुई होगी डेथ। 3 हाफ लाइफ मतलब कितना टाइम, 3 इंटू एक हाफ लाइफ है 5730 ईयर की, सो इट विल बी 17, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, 17,190 ईयर्स, इतनी पुरानी वो बोन थी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। If we assume only gravitational attraction between proton and electron in hydrogen atom and the Bohr's quantization rule to be followed, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काउंट करना है और बोहर्स का कोई क्वांटाइजेशन रूल था कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, वो काउंट करना है। देन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम, मास ऑफ प्रोटॉन का कैपिटल M दिया, इलेक्ट्रॉन का स्मॉल m। तो जरा सोचो आराम से, क्या मानना है आपको कि एक प्रोटॉन है उसका मास है कैपिटल M, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका मास है स्मॉल m। चार्ज कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना है। तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो बोहर क्वांटाइजेशन के MVR जो होगा वो किसके बराबर होगा, n टाइम्स H/2π के, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r² से। तो एक r से एक r कैंसिल, एक r यहाँ आ जाएगा यहाँ से हट के, फिर डिवाइड कर देंगे तो v निकाल लोगे आप, तो v कितना आ जाएगा आपका, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर NH इंटू 2π। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी चाहिए। जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी हो किसी भी n स्टेट की अगर हम निकालें तो n स्टेट में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इक्वेशन वही चलेंगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सॉरी मैं फिर से लिख रहा हूँ, जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी या किसी भी स्टेट में जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगी, और वो नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होगी।
ठीक, बाउंड सिस्टम है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान है और उस पर माइनस लगा देना बहुत आसान है। तो जो किसी भी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी वो आपकी आ जाएगी -12 mv²। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा g² कैपिटल m² स्मॉल m² 4π² तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 1, ये n का भी स्क्वायर और h का भी स्क्वायर v²। तो n की वैल्यू 1 पुट करते ही जो एनर्जी आएगी वो आपकी मिल जाएगी, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 2 - 2 g² π² कैपिटल m² स्मॉल m का क्यूब अपॉन h²। ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। इसी का पॉजिटिव निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इसी का पॉजिटिव निकाल लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, इसको डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। लेकिन इसमें g² नहीं है, इसमें g² नहीं है, लेकिन g² आ रहा है, बिल्कुल v का स्क्वायर करोगे तो g² आ जाएगा। इसका मतलब आंसर फिर बनेगा नन ऑफ दीज डी पार्ट। एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। 2 आइडेंटिकल सैंपल्स, आइडेंटिकल इन बोथ द सेंस, सेम मटेरियल है और सेम अमाउंट है। P and Q of radioactive substance having a mean life T are observed to have activities AP and AQ respectively at the time of observation। अगर दोनों सेम टाइम पे सेम मटेरियल और सेम अमाउंट था तो दोनों की एक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब प्रोसेस सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक, अगर सेम टाइम पे होती दोनों की एक्टिविटी क्या होती, सेम होती। फिर कह रहे हैं इफ P इज ओल्डर देन Q, डेफिनेटली उन्होंने खुद ही कह दिया कि P जो है वो Q से ओल्डर है। तो दो सैंपल हैं, एक है P है और एक है Q। ठीक, दोनों के इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 और N0 सेम थे, लेकिन ये प्रोसेस किसी और टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ये किसी और टाइम पे स्टार्ट हुई थी। अब आपने कुछ टाइम देखा T, कुछ टाइम हुआ है T, कुछ भी टाइम हुआ होगा, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो AP है और इसकी जो एक्टिविटी है वो AQ है और P ओल्डर है। इसका मतलब कुछ ऐसा मान लो कि P को यहाँ तक टाइम निकल गया T1 और Q को यहाँ तक सिर्फ टाइम क्या निकला है T2, यानी स्टार्ट T=0 पे दोनों स्टार्ट नहीं हुए होंगे। ठीक है, P को सिर्फ कितना टाइम निकला है T1 और Q को सिर्फ कितना टाइम निकला है T2 और P ओल्डर है, इसका मतलब T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। तो डिफरेंस इन देयर एज, उनकी एज में डिफरेंस पूछा है, यानी T1 - T2 आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, AP जो होगा, अगर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है इसका मतलब इनिशियल इनकी एक्टिविटी भी सेम होगी, इसकी भी A0 होगी और इसकी भी क्या होगी A0 होगी। तो AP जो होगा वो आपका होगा इनिशियल एक्टिविटी A0 इंटू e⁻⁻ लैम्डा, T की जगह क्या लिखेंगे T1, और जो AQ होगा वो आपका हो जाएगा A0 e⁻⁻ लैम्डा T2। तो आपसे चाहिए T1 - T2, तो ऐसा करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, AP अपॉन AQ करने की कोशिश करते हैं ज़रा। तो ये आ गया e⁻⁻ लैम्डा T1 डिवाइडेड बाई e⁻⁻ लैम्डा T2। तो ये बन गया e⁻λ T2 - T1, लेकिन हमको T2 - T1 नहीं चाहिए, सॉरी T2 - T1, ये बन गया T2 - T1 और हमको T2 - T1 नहीं चाहिए, हमको T1 - T2 चाहिए। तो ज़रा रिवर्स कर लेते हैं। तो e⁻λ अगर T1 - T2 करोगे तो यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा AQ/AP। क्लियर? तो लैम्डा टाइम्स T1 - T2 जो हुआ वो हुआ ln AQ/AP। तो जो आपसे पूछा गया है T1 - T2 वो हो जाएगा 1/λ ln AQ/AP। ठीक, अब मीन लाइफ उन्होंने कह दिया T है, मीन लाइफ T है, इसका मतलब 1 जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, वो T के बराबर है। तो उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे 1/λ की जगह क्या पुट कर सकते हैं T। तो जो उनकी एज में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है T टाइम्स ln AQ/AP। सो योर आंसर विल बी
बी पार्ट, द एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, फर्स्ट ऑर्बिट में एसिलेशन पूछा, तो एसिलेशन तो एक ही होता है, सेंटीपिटल एसिलेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में वी निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में आर निकालेंगे और वी स्क्वायर बाई आर निकालेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का एसिलेशन। एक ही एसिलेशन होता है, सेंटीपिटल एसिलेशन। लेकिन अब इसमें ऑप्शंस अगर आप गौर से देखो तो ऑप्शंस में आर दिया हुआ है, यानी आर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में एम वी आर जो हो जाएगा वो एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अब जरा अगर हमें एसलेशन चाहिए तो वी स्क्वायर चाहिए, तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि सारे आंसर में एच है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर जो आ जाएगा वो आपका आ गया एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। एक चीज़ और समझो, इस कहीं इक्वेशन में कहीं कोई एप्सिलॉन नॉट या के नहीं है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन आपको यूज़ नहीं करनी है। सेकंड इक्वेशन जो होती है फोर्स वाली, के एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप इस इक्वेशन को भी यूज़ करोगे तो इसमें के आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम यहीं से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन से, ठीक। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इतना आ गया, अब आपको चाहिए वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशंस को आर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी आर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी आर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर यानी सेंटीपिटल एसिलेशन, और वो कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है। तो बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर जाएगा आंसर, सी पार्ट। सो हियर आंसर इज सी पार्ट। n alpha particles per second are emitted from capital N atoms of a radioactive element। आराम समझना है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके कैपिटल n एलिमेंट्स हैं, और उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं स्मॉल n। इसका मतलब स्मॉल n नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकंड डिके कर रहे होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियाई में से एक अल्फा पार्टिकल ही निकलेगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिके दिया है आपको, माइनस डी एन बाई डी टी दिया है, किस रेट से डिके हो रहा है, तो वो आपको दिया है स्मॉल n, ठीक। हाफ लाइफ आपसे पूछी गई है, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी होगी। तो रेट ऑफ डिके होता किसके बराबर, रेट ऑफ डिके लैम्डा इंटू कैपिटल एन के बराबर होता है। तो यहाँ से बेसिकली आप लैम्डा फाइंड कर लिया आपने, क्या, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, और लैम्डा पता लग गया तो हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ सब कुछ मिल जाएगी। हाफ लाइफ क्या होती है, तो वो होती है एल एन टू ओवर लैम्डा। एल एन टू होता है 0.693 ओवर लैम्डा कितना है, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। So your answer will be C part. An alpha particle oscillate through V volt is fired towards a nucleus. Its distance of closest approach is R. जरा कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज है प्लस जेड ई, और अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है प्लस 2 ई, और इसको V वोल्ट से एस्लेट करके इसको छोड़ा गया है, और क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस R है। इसका मतलब वी वोल्ट से जब इसको एस्लेट करोगे तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 2eV, ठीक। 2e चार्ज है, वी वोल्ट से एस्लेट किया गया है, और ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एट द इंस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब क्या कह रहे हैं, अब अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन है, सिर्फ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ही, और उसको एसोलेट कर रहे हैं उसी पोटेंशियल डिफरेंस से, और सेम न्यूक्लियस के आगे उसको फायर किया जा रहा है प्लस जेड ई। तो अब पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो अब इक्वेशन क्या होगी, तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी प्लस ई इंटू वी इज इक्वल टू, मान लिया आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर डैश है, तो पोटेंशियल, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता, के Q1 Q2 बाई आर आता है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 कितना है प्लस जेड ई, Q2 कितना है प्लस ई ओवर नई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर डैश। अब जरा इस इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को गौर से देखो, इसमें भी तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, यानी ये जो चार्ज है इस पूरे चार्ज से कैंसिल आउट हो गया। तो क्लोजेस्ट अप्रोच तो जिस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, के पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना उस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसका तो चार्ज दोनों तरफ से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब अब भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी सेम, अभी वो ही रहेगी, आर के बराबर ही रहेगी, ए पार्ट।